अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का नया पार्ट पेश खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले जो 4 पार्ट हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। जिनने नहीं देखे, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगा। आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिए ताकि ये वाला पार्ट फॉलो करने में आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए चलते फिर आज के पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो ये हमने फॉर्म्स वगैरह पे सारा काम कर लिया था और टैब वगैरह हमने देख लिए थे सारे कि अब टैब हमारे प्रॉपर वर्किंग में है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो जिस टैब को क्लिक करते हैं वही टैब हमारे सामने होता है और बाकी जो है वो पूरी हमारा हाइड हो जाता है। ये कॉलम ए और बी भी जो है, जब हम इस पर भी वर्किंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको भी हम हाइड कर देंगे। तो फिर हमारे सामने सिंपल एक फॉर्म होगा। तो अभी जो बटन हमारे सामने है, सेव और अपडेट और ऐड न्यू, तो अभी हमने इसके ऊपर काम करना है। तो इसके लिए अब चलते हैं डेवलपर पे और डेवलपर के साथ विजुअल बेसिक और इसका शॉर्टकट जैसे Alt F11 आप वो प्रेस कर सकते हैं या आप सीधा इस पर जा सकते हैं। तो ये हमारे टैब्स के कोड है जो अपने एक मॉड्यूल इसमें इंसर्ट किया था, उसके अंदर ये हमारे 5 या 6 टैब जो हमने बनाए हुए हैं वो सारे हमने इसका कोड इसका बनाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये तो बना लिया होगा। ये सिंपल लाइन है। अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो कमेंट करके चेक कर सकते हैं। तो टैब इसी तरह आप एक इंसर्ट करेंगे और मॉड्यूल इंसर्ट में जाएंगे और एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं और इस मॉड्यूल का नाम हम चेंज करेंगे। नाम ही चेंज करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चेंज कर लेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि ये किसको प्रेजेंट कर रहा है ये हमारा मॉड्यूल जो है। जैसे हमने टैब लिखा है तो इसका भी हम लिख देते हैं कि ऐड अंडरस्कोर बुक, यानी टैब्स वाले में सिर्फ टैब्स के कोड है, हम इजीली उसको देख सकते हैं, और ऐड बुक वाले में सिर्फ जो है ऐड बुक के कोड्स हैं। तो हम जो है ये जैसे हमने ऐड बुक के लिखे थे इसी तरह स्टार्ट किया था, इसी तरह हम अपने टैब्स को स्टार्ट किया था, इस तरह हम अपने ऐड बुक को भी स्टार्ट करेंगे। ये सबसे ऊपर वाली लाइन जो है ये हम लिख देंगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये लिखेंगे और इसके नीचे जो है हम अपना एक माइक्रो जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो का नेम जो है वो यही रख लेते हैं कि सब, या सबसे पहले आप ऊपर कमेंट भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तो सबसे पहले जो है हम कुछ वेरिएबल हैं वो उनको डिफाइन करेंगे जिनको हमने आगे डाटा में यूज़ करना है। तो हम कमेंट लिख देते हैं कि फर्स्ट वो डिक्लेयर सम वेरिएबल्स। तो अगर ऑप्शन एक्सप्रेशन के बाद अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनको इस मॉड्यूल के अंदर कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको बार बार जो है उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो डिम डिम जो है वो डिमेंशन के साथ डिम लिखेंगे और उसके इसके लिए हमें चाहिए होगा कि बी बुक रो चाहिए होगी हमें, कि जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं वो यानी किस लाइन पे हो रहा है, एज अ लॉन्ग उसको लेंगे हम। और उसके बाद हमें एक बुक रो और बुक कॉलम चाहिए होगा कि ये उस कॉलम कौन किस कॉलम में सेव हो रही है, वो भी एज अ लॉन्ग होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक चाहिए होगा कि लास्ट रो, तो अब एल रो लिखते हैं या बी एल रो लिख सकते हैं या लास्ट रो लिख सकते हैं एज अ लॉन्ग। तो फिलहाल हमें ये 3 ही चाहिए, यही हमें डाटा सेव करने के लिए और डाटा को दोबारा अपलोड करने के लिए ये हमारे 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो वेरिएबल ये हो यानी कोई एक ऐसा वर्ड होता है जिसके हम अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं और फिर उस वर्ड को हम फर्दर आगे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ से हम अपनी जो फर्स्ट हमारी माइक्रो है उसका नाम हम रखेंगे कि सब बुक अंडरस्कोर ऐड एंड अपडेट, यानी एक ही, अब यानी इसको अलग भी किया जा सकता है कि ऐड वाली लदा माइक्रो बनाएं और अपडेट वाली लदा बनाएं। तो या हम इसको एक ही बना सकते हैं। तो ऐड अपडेट बना रहे हैं और एक और होती माइक्रो हमने जो बनानी है वो है बुक न्यू। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं कि बुक अंडरस्कोर ऐड न्यू, ये हमारी फर्स्ट माइक्रो होगी। और दूसरी फिर हम बुक अंडरस्कोर अपडेट एडेड एंड अपडेट जो बनाएंगे वो बनाएंगे। तो शीट 1 में हमारा डैशबोर्ड है, शीट 2 में हमारे फॉर्म्स हैं। तो हम जो है इसको करेंगे कि विद शीट 2, और विद किया है अगर हमने तो इसको एंड पे जाके हम कर देंगे
एंड विद का ये होता है कि हमें बार बार फिर वो शीट 2 लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब हम उसको कॉल करना चाह रहे होंगे तो डॉट के साथ हम उस शीट को कॉल कर सकते हैं। तो डॉट रेंज, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारे फॉर्म के ऊपर फील्ड्स हैं, एंट्री फील्ड है, उनको हमने क्लियर करना है। तो सिंपल इसकी एक लाइन होती है कि डॉट रेंज, आगे इन्वर्टेड कामर्स में हम रेंज देते हैं और आगे उसको डॉट क्लियर कंटेंट कर देते हैं। तो ये एक फार्मूला हमारा एक लाइन का हो जाएगा। टू क्लियर कमेंट कर देते हैं आगे कि टू क्लियर ऑल फील्ड्स। तो डॉट रेंज, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज और इन्वर्टेड कामर्स के अंदर अब यहाँ पे हमने वो रेंज देनी है, वो रेफरेंस देनी है कि जिनको हमने क्लियर करना है। तो अगर हम हमारे उस फॉर्म पे जाते हैं तो ये देखिए कि सबसे पहले जैसे ये E10 है, तो इस E10 को हम क्लियर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसके अंदर RD हमारी जो ID है वो हमें शो हो रही होगी और बाकी जितने भी कॉलम हैं जिनके अंदर हमारा एक्सेल का फार्मूला नहीं है उन सबको हम क्लियर कर लेंगे। तो अब जैसे ये मर्ज जो वो हैं, इन मर्ज की जितने भी कॉलम उसमें मर्ज होते हैं, जितने सेल मर्ज होते हैं, उन सब को हमने रेफरेंस देना होता है, अदरवाइज वो एरर शो हो जाता है। यानी फार्मूला लगाते हुए हम सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं सेल, लेकिन जब उसको हमने VBA में क्लियर कंटेंट में वाली लाइन में लिखना है तो फिर सबका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। तो जैसे E12 और आगे कोलन दिया G12, ये E12 से लेके G12 तो मर्ज है, तो सबको इस तरह रेफरेंस देना है। इस तरह E14 से G14 तक मर्ज है आपस में, और उसके बाद E16 से लेके G16 तक मर्ज है, या हम उसको रेफरेंस दे देंगे। और उसके बाद E18 से लेके G18 तक, और फिर आगे कॉमा डालेंगे, और G10 फिर उसका ये सिंगल सेल है, उसके बाद G12 ये सिंगल सेल है, और उसके बाद G14 ये भी हमारा सिंगल सेल है, और फिर G16 और इस तरह G18। यानी जितने भी हमने जितनी फील्ड हमने क्लियर करनी है उन फील्ड का सबस का नाम हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में दे देना है। तो ये हमारी सबसे पहला क्या होगा, जब ये माइक्रो चलेगी तो सबसे पहले फील्ड क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद डॉट रेंज, उसके बाद क्या होगा कि ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा में B9 डॉट वैल्यू इक्वल होगी ट्रू। यानी जैसे ही हम ऐड न्यू क्लिक करेंगे तो B9 वाली जो हमारा जो सेल है, B9 वाला जो रेफरेंस है उसमें ट्रू लिखा आएगा ऑटोमेटिकली। यानी इसका मतलब ये होगा कि न्यू एंट्री वो ट्रू हो जाएगी, यानी हमें पता चल जाएगा कि हम ये न्यू एंट्री करने लगे हैं। उसके बाद B9 ट्रू हो जाएगा और उसके साथ डॉट रेंज ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और उसके बाद B10 जो है वो हो जाएगी हमारी डॉट वैल्यू इक्वल फॉल्स। यानी वो जो लोड वाली हमारी है B10 में लोड जो है वो वाली जो हमारा सेल है वो सेट लोड बुक, तो ये एज अ फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगी कि जो लोड नहीं हो रही ये एक नई एंट्री है। तो उस तरह फिर हम एक नई एंट्री जो है उसमें करेंगे, और उसमें एक और लाइन लिखेंगे हम कि डॉट रेंज इन्वर्टेड कामा E10 डॉट वैल्यू, जो हमारा E10 वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, डॉट रेंज B11 डॉट वैल्यू। यानी जो B11 के अंदर जो हमारी नेक्स्ट ID आ रही होगी वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी E10 के अंदर। तो सेट नेक्स्ट बुक ID। तो इतना ये हमारा हो गया बुक ऐड न्यू, उसमें सिर्फ ये 4 लाइन का कोड आएगा। ये पहला लाइन जो कोड है ये क्लियर कर देगा पूरा, और दूसरा B9 जो है उसको ट्रू करेगा, B10 को फॉल्स करेगा, और उसके बाद हमारा जो E10 होगा उसको ये देखिए, अगर हम शीट के अगर ऊपर जाते हैं तो ये देखिए ये हमारा कॉलम B में B9 ये ट्रू होगा जब हम इसको क्लिक करेंगे ऐड न्यू को, और उसके बाद B10 जो है वो फॉल्स होगा, और उसके साथ जो E10 के अंदर ये जो वैल्यू 1 नज़र हमें आ रहा है, ये जो 2 नज़र आ रहा है B11 में, ये कॉपी हो जाएगा हमारा E10 के अंदर। तो ऐड न्यू का यही काम है कि वो हमें एक तो फॉर्म क्लियर करके देगा और फिर वो ट्रू और फॉल्स को ऐड न्यू और बुक लोड को हमें बता देगा कि ये न्यू एंट्री है या कि हम अपडेट कर रहे हैं या कि न्यू एंट्री कर रहे हैं।
तो इस तरह हमारी एक माइक्रो जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी ऐड न्यू। जी, तो ये हमारी ऐड न्यू वाली माइक्रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद अभी हमने अपनी मेन जो है वो डाटा सेव करना है और उसको अपडेट करना है। तो इसके नीचे एक नई माइक्रो लिखेंगे कि सब बुक अंडरस्कोर सेव एंड अपडेट। ये सेव और अपडेट अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर ही जो हम एक ही माइक्रो में ये दोनों काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम वही करेंगे कि विद शीट 2 और उसको एंड पे जाके एंड विद के साथ उसको हम कर देंगे क्लोज। और फिर यहाँ से हम एक टैब करके कोड का स्टार्ट का टैब ना भी करें तो ये कोड काम करता है, इसमें टैब का इतना मसला नहीं होता। तो वैसे ये कोड अच्छा लगे लिखा हुआ, इसलिए थोड़ा सा उसको आगे कर दिया है। सबसे पहले तो हम अपना जो वैलिडेट करेंगे वो डाटा एंट्री को कि कौन कौन से अगर एंट्रीज जो है वो कंप्लीट ना हो तो हमारा डाटा आगे ना चले, हमें एरर मैसेज आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ स्पेस देंगे डॉट रेंज और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज के अंदर इन्वर्टेड कामा B12 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी यानी लेस दैन ग्रेटर दैन 6, अगर तो वो 6 के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू 6। ये हमारा जो B12 है इसके अंदर हमने वैलिडिटी जो लगाई हुई है कि जैसे हम एंट्री करेंगे 6 फील्ड के अंदर तो इसके अंदर 6 आना चाहिए, ये काउंट कर लेगा। और अगर ये 6 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर हमें एरर दे देगा, एरर मैसेज हमें आ जाना चाहिए कि मैसेज मैसेज बॉक्स स्पेस आगे इन्वर्टेड कामास में लिख देंगे हम कि प्लीज़ मेक श्योर टू फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। यानी हमने जितनी भी फील्ड हमें रिक्वायर्ड हैं हमने इसको जो दिया हुआ है हमें एरर मैसेज आ जाएगा कि ये फील्ड्स पहले आप कंप्लीट करें, तो फिर ये आगे मैसेजेस का आगे चलेगा। तो ये आपने कहा दिया फील्ड बिफोर सेविंग डाटा, और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट सब हो जाएगा। और जब हम इसको ओके करेंगे मैसेज को तो एग्जिट हो जाएगा, और एंड यहाँ पे हमारा जो पहला इफ़ जो हमने स्टार्ट किया उसको जो एंड करेंगे यहाँ पे वो एंड हो जाएगा। तो ये हमारा कोड का पहला ब्लॉक जो है ये यहाँ पे एंड हो गया कि हमने वैलिडेट कर दिया डाटा कि B12 के बराबर अगर हो तो फिर आगे चलेगा। अभी हम क्या करेंगे कि अब आप अपना जितना भी हमारा डाटा हमारे डाटा फील्ड में लिखा है फॉर्म में उसको हम सेव करेंगे अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो ये हमने कमेंट लिख दिया। कमेंट इसलिए लिख दिया है कि बाद में अगर आप कोड को देखते हैं तो हमें पता चल जाए कि कौन सा जो ब्लॉक है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी को भी हम इफ़ कंडीशन करेंगे कि इफ़ डॉट रेंज B8 डॉट वैल्यू, अगर उसको B8 में हमने लिखा डॉट वैल्यू एम्प्टी, अगर B8 में कुछ भी ना हो, अगर वो खाली हो, देन क्या होगा, देन इट्स मीन कि हम जो है वो नई एंट्री कर रहे हैं। B10 अगर खाली होगा तो इसका मतलब है कि वो न्यू बुक हम ऐड कर रहे हैं। ये B8 क्या है, ये सबसे ऊपर वाली ये B8 के अंदर हमने फार्मूला एक लगाया हुआ है ऑलरेडी कि अगर वो न्यू एंट्री नहीं होगी तो बुक डेटाबेस रो हमें मिल जाएगी, और अगर यहाँ पे रो नहीं होगी तो इट्स मीन कि हमारे डेटाबेस में ये एंट्री नहीं है। तो यहाँ से हमें अब पता हमें चल जाएगा कि हम नई एंट्री कर रहे हैं या कि अपनी पुरानी एंट्री को जो हम एडिट कर रहे हैं। जैसे अगर हम इधर 2 लिखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये ब्लैंक है, और अगर हम यहाँ पे इसका मतलब 2 हमने लिखा है तो इसका मतलब है कि ID 2 जो है वो हमने सेव नहीं की हुई, इस ID से हमारे पास कोई भी बुक नहीं है। ये हो गया, हमारी पहली लाइन हो गई। उसके बाद आगे अब हमने इफ़ को यहाँ पे एंड इफ़ करते हैं ताकि बाद में भूले नहीं, और उसको भी ये ले जाएंगे नीचे। अब बाकी हमने कोड जो है इस जो दूसरे वाला जो हमारा इफ़ है उस ब्लॉक के अंदर लिखना है। अभी हमारे ऊपर जो वेरिएबल है सबसे पहले यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि हमने देखना है कि बुक रो हमें चाहिए, यानी फर्स्ट मैंने बुक रो चाहिए। तो बुक हमारा ये डाटा हमारा है शीट 3 के ऊपर, तो लिखेंगे हम B रो इक्वल शीट 3 डॉट रेंज, और उसके बाद आगे एपस्ट्रॉफी A
इन्वर्टेड कामर्स ए 999, ये आप इसका जितना मर्जी दे सकते हैं, और इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड, और आगे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेल अप, आगे ब्रैकेट क्लोज डॉट रो +1। यानी इसका क्या मतलब होगा कि शीट 3 के में जो कॉलम ए है उसको काउंट करते करते सबसे एंड पे जाएंगे, और उसके बाद फिर को जो है वो वापस आएगा, और जो रो मिलेगी पहली उसको में 1 प्लस करें तो हमें पहली जो एम्प्टी रो है वो हमें मिल जाएगी कि ये वाली रो जो है वो खाली है। तो इसको समझने के लिए अगर हम इसके डीबी में जाते हैं तो ये देखिए, अगर ये फर्स्ट पे ये लिखा हुआ है फर्स्ट पे, तो इसमें कॉलम ए पे सबसे एंड पे जाने के बाद अगर वो वापस आता है तो 4 पे आकर रुक जाएगा। तो 4 में जब +1 उसमें होगा तो रो नंबर, तो +1 जब उसमें आएगा तो रो नंबर 5 जो है वो मिल जाएगी, एम्प्टी हमें नज़र आएगी। तो ये हमारा हो गया। इसमें हमने फर्स्ट एम्प्टी रो हमने कमेंट लिख दिया इसके आगे कि टू फाइंड फर्स्ट एम्प्टी और अवेलेबल रो। तो इससे हमें एक रो मिल गई। अभी हमने अब जो रो हमने जो फीड की है ये BRW, आर ओ रो जो है वो बी रो जो है वो हमारा वेरिएबल था, उसके अंदर हमने ये सेव कर दिया है कि हमने हमारी एम्प्टी रो कौन सी है। अब हम इसी को आगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक और लाइन लिख देते हैं इसके बाद कि ये सेम जो हमने ऊपर लिखी थी कि उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे कि हमारी जितनी भी जो नेक्स्ट आईडी है वो हमारी सेव हो जाए हमारी उसमें, हमारे E10 जो है उसके अंदर सेव हो जाएगी B11 वाली नेक्स्ट आईडी। तो सेट सेम इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद शीट 3 डॉट रेंज इन्वर्टेड कामर्स ए एंड बी रो डॉट वैल्यू वो किसके बराबर होगी, डॉट रेंज। अब हमारे पास जो B11 में हमारी जो आईडी है हम उसको उसके अंदर सेव करा देंगे। तो इक्वल डॉट रेंज B11 डॉट वैल्यू। तो इस तरह हम जो हमारी जो आईडी होगी, बुक आईडी जो है उसको हम अपने डेटाबेस के कॉलम नंबर ए में वो हमने सेव कर देंगे। यानी कॉलम नंबर ए जो रेफरेंस हमने दिया है नोट कामा में एंड बी रो, इसका मतलब है कॉलम ए में जो भी एम्प्टी रो होगी उसके अंदर हमारी जो B11 वाली जो आईडी है वो सेव हो जाएगी। एल्स अगर तो ये कंडीशन इफ जो हमने लिखी है, अगर ये सेम ऊपर जो हमने लिखा ये कंडीशन उसको मिले तो इस तरह ये हमारा ये काम हो जाएगा, सेव हो जाएगी। एल्स क्या होगा कि बी रो जो है अदरवाइज डॉट रेंज। अब इसके अलावा बी रो पर कौन सी होगी, B8 डॉट वैल्यू। अगर ऊपर वाली जो हमारे जो कोड हैं ये अगर सही नहीं होते, उसको सेम ये इसका डाटा अपने तो उस पर नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हम न्यू एंट्री नहीं है, वो फिर होगी एग्जिस्टिंग एंट्री होगी। तो वो फिर उसके लिए हमारी बी रो क्या होगी कि डॉट रेंज B8, जो B8 के अंदर हमारी जो भी रो होगी फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एंड इफ हो जाएगा। ये पहला हमारा एंड इफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हमने जितना भी हमारी फील्ड के अंदर जो डाटा है वो हम सेव करेंगे फॉर लूप के ज़रिए। फिर फॉर लूप से ये होगा कि एक लाइन के कोड से पूरा डाटा हमारे जो फॉर्म फील्ड है उससे हमारी एक्सेल शीट में सेव हो जाएगा। वैसे तो 1 बाय 1 जैसे हमने ऊपर कॉलम ए में की हमने आईडी की है, इस तरह बी में नेम कर रहे हैं, सी में इस तरह कर सकते हैं। लेकिन फॉर लूप से क्योंकि हमने वो डाटा मैपिंग की हुई है तो मैपिंग का फ़ायदा यही है कि हम सिर्फ एक लाइन के कोड से इसको सेव कर लेंगे। तो फॉर बी कॉलम, जैसे बी कॉलम ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ इक्वल, अब कहाँ से है, टू से लेके अब हम देखेंगे कि हमारे कॉलम टोटल कितने हैं। अब पहले कॉलम में तो हमने ऑलरेडी वो आईडी लिख ली हुई है। अब इसको अगर हम यहाँ पे सबसे एंड पे अगर यहाँ पे आप इक्वल कॉलम लिखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने कॉलम है। ये 10 कॉलम हमारे पास टोटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है, तो फिर कॉलम हमारे 2 से लेके तो 10 तक होंगे। तो यहाँ पे फॉर बी कॉलम इक्वल 2 to 10 ये हो गया। और उसके बाद जब हम फॉर करते हैं तो उसको जैसे इफ़ को एंड इफ़ फॉर को नेक्स्ट जो है वो भी करना होता है। तो
यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट बी कॉल, यानी बी कॉलम, बुक कॉलम में नहीं, हमने ऊपर डिफाइन किया। पूरा बुक कॉलम भी आप कर सकते हैं और बी कॉलम भी उसको आप एज अ वेरिएबल डिफाइन कर सकते। शीट 3 डॉट रेंज, बल्कि रेंज नहीं, अब सेल्स होगा। शीट 3 डॉट सेल्स, आगे ब्रैकेट भी, आगे बी रो, या आगे ऊपर हमने जो डिफाइन की है बी रो एंड बी कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल होगी दोबारा से हम लिखेंगे कि डॉट रेंज, अभी हम लिख रहे हैं शीट 3 डॉट सेल्स, फिर आगे रो इंडेक्स के सबसे रो हम लिखेंगे 1। रो इंडेक्स कौन सा है कि जो रो नंबर 1 है जिसके ऊपर हमने डाटा मैपिंग का दिया, उसके हिसाब से जो रो नंबर 1 के अंदर सेल रेफरेंस है एंड बी कॉल और बी कॉलम डॉट वैल्यू, आगे हम कर देंगे उसको, फिर दोबारा डॉट वैल्यू कर देंगे, ये डॉट वैल्यू, ये हमारा कॉलम हो जाएगा कि शीट 3 जो है उसके रो और कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो जाएगी हमारी डॉट रेंज शीट 3 का जो रेफरेंस दे दिया हमने, और शीट 3 के ऊपर जो रेफरेंस है वो कॉलम नंबर, वो हमारी रो नंबर 1 में जो हमने दिया हुआ है उसके हिसाब से ये उसके अंदर ये कॉपी हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा डाटा इस एक लाइन से उसके अंदर ये हम पूरा उसका सेव कर लेंगे। इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आएंगे असाइन माइक्रो के ऊपर। ये देखिए ये असाइन माइक्रो, और उसके बाद बुक ऐड न्यू, सबसे ऊपर वाली जो माइक्रो है इसको हम करेंगे क्लिक और इसको कर देंगे ओके। ये हमारी ऐड न्यू माइक्रो। इसी तरह सेव एंड अपडेट बटन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे असाइन माइक्रो के ऊपर, ये, और इसको हम बुक सेव एंड अपडेट को इसके साथ कर देंगे क्लिक। तो याद रखिए 2 माइक्रो हमने सिर्फ अभी ऐड और सेव की 2 हमने की हैं। तो अभी ये दोनों जो बटन है ये देखिए, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने नेक्स्ट बुक आईडी 1 आ गई है, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी अभी और आईडी नहीं है। तो 1 से ये स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से अगर हम कोई भी नाम एक अगर लिखते हैं, तो जैसे कि एक नाम लिख देते हैं, मैं नाम उर्दू बुक का नाम लिख देते हैं ख्वाब दर ख्वाब, और आथर इसका लिख देते हैं मोहम्मद आसिफ, और पब्लिशर जो है कर देते हैं हम इनको मुगल पब्लिशर कर देते हैं, और ISBN जो है वो हमने लिया नहीं, ना NA करते हैं, नॉट अवेलेबल है। और शेल्फ जहाँ पे हम लिख देंगे कि कौन सा शेल्फ है, तो शेल्फ 1R पे पड़ा है, और इसकी कैटेगरी हम कर देते हैं पोइट्री है, और बुक एडिशन जो है वो कर देंगे इसको 1, और एडिशन ईयर हम देख देते हैं कि कौन सा ईयर है, 2014 कर देते हैं। और नंबर ऑफ़ कापीज़ इसको ज़रा अगर हम थोड़ा एडजस्ट कर दें तो ये नंबर ऑफ़ कापीज़ यहाँ पे हम देख देंगे 1 है 5 है जितने भी हैं, आप वो आप मुझसे आप कर सकते हैं। ये हमारे पास डाटा हो गया। जैसे हम इसको हमने किया सेव, तो ये देखिए कि हमारे सब पास ये डाटा हमारा सेव हो गया। तो अभी ये देखिए अभी भी जाके ये दूसरी लाइन में सेव, पहली लाइन को इसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि पहली लाइन में ऑलरेडी डाटा है। तो ये मेरे ख्याल में एक जो डाटा जो टेबल इंसर्ट करने का जो प्रॉब्लम मुझे डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है, फ़िलहाल तो मुझे यही नज़र आया। तो हो सकता है इसको रेक्टिफाई किया जा सकता हो किस तरीके से, पर फ़िलहाल तो इसमें इतना टाइम नहीं है कि इसके पीछे जाएं। तो बेहतर यही है कि फिर हम अपने जितने भी टेबल्स हैं इन सब को, फिर एक ही हल है कि इन सब को हम नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको जो है वो डाटा जो है हमारा प्रॉपर आएगा। या तो फिर हम इस तरह कर लें कि मैनुअल कॉपी कर लें उसके ऊपर, नहीं तो उसको छोड़ेंगे हम और इसको जी। तो एक और जो बुक नंबर 2 जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो उसका डाटा पूरा जो है वो अगर हम लिख के दोबारा से एक एंट्री इसमें कर लेते हैं, तो बेहतर यही है कि मैंने जितने भी टेबल इंसर्ट किए हुए हैं उन सबको एज अ नॉर्मल टेबल जो है वो आप इसको कर लें, ताकि हमें ये आसानी हो। ये देखें इस तरह इसमें एंट्री हो रही है, हमारा पूरा प्रॉपर डाटा जो है हमारा सेव हो रहा है। ये 2 माइक्रो जो है वो हमारी दोनों काम कर रही हैं इंशाल्लाह। आप एक तो एक काम ये करना है कि जितने भी टेबल्स हैं हमारा सारा जो है वो रेफरेंस सारा कुछ काम कर रहा है, सिर्फ उनको नॉर्मल टेबल में वो कन्वर्ट कर देना है, और बाकी और कुछ भी नहीं करना, और बाकी ये 2 माइक्रो पे हमने काम करना है। और इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो है हम इस वीडियो को
तो फिलहाल यही क्लोज करेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम चलेंगे कि इसके जो अपडेट वाली माइक्रो है उसको देखेंगे और इसके साथ फिर हम और कोई अगर इसमें कोई हमें एरर वगैरह नज़र आएगा, जैसे इस लाइन का एरर नज़र आया था, तो हम उसको देख लेंगे कि उसको हमने क्या करना है। तो फिर अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।